नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस वन के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों हम कर रहे थे आपकी कलाम रीट मेंस टेस्ट सीरीज की बात करिए 2.0 का एनालिसिस कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, कलाम रीट मेंस टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस टेस्ट सीरीज की बात करें यानी टेस्टों की बात करें दोस्तों। टेस्ट कौन से आपके 2.0, कौन से टेस्ट आपके 2.0। इन 2.0 क्या करते दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। और विश्लेषण की बात करें, एनालिसिस की बात करें तो कौन से पार्ट का कर रहे थे दोस्तों, आपके कॉमन पार्ट का। कौन से पार्ट का कर रहे थे दोस्तों, कॉमन पार्ट। यानी कॉमन पार्ट की बात करें तो आपकी 5 सब्जेक्ट की पोस्ट आई हुई, चाहे आपकी साइंस मैथ हो दोस्त, चाहे आपकी एसएसटी हो, चाहे दोस्त आपकी हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो दोस्त, और चाहे आपके संस्कृत हो। इन पांचों सब्जेक्टों की बात करें, कॉमन पार्ट की बात करें तो आपके 80 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। 80 क्वेश्चन आपके इस टेस्ट सीरीज के अंदर बात करें, तृतीय श्रेणी अध्याय परीक्षा 2.0 की बात करें लेवल 2 के अंदर, तो 80 क्वेश्चन के हिस्से थे दोस्तों आपके सेम थे, यानी हर टेस्ट के अंदर टोटल आपके 12 माइनर टेस्ट हुए, आपके 2 मेजर टेस्ट हुए। और फाइनल टेस्टों की बात करें तो आपके 1.0 2.0 की सेम ही हुए दोस्तों। तो आज हम करें दोस्तों, कल की बात करें तो कल हमने माइनर टेस्ट 1 का एनालिसिस कर चुके हैं कंप्लीट, बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस करने का प्रयास किया था। आज करें आपके माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस। किसका एनालिसिस करें, माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका सवाल होता है दोस्तों, इनकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो दोस्तों पीडीएफ मिलेगी अपने टेलीग्राम के ऊपर। कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, अपने टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी। और टेलीग्राम का आप सभी को नाम भी पता है, पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट। और साथ साथ रिवीजन की बात करें दोस्तों, तो रिवीजन हम करें जीएसटी के माध्यम से। किसके माध्यम से करें, जीएसटी के माध्यम से करें। और जीएसटी के हम 11 टॉपिक पढ़ चुके हैं। कितने टॉपिक का रिवीजन कर चुके हैं हम, 11 टॉपिक का रिवीजन कर चुके हैं दोस्तों। जीएसटी बुकलेट ए की बात करें, जिसे शैक्षणिक परिदृश्य के नाम से दी गई थी आपको। इस जीएसटी के अंदर आपके 30 क्वेश्चन का मैटर दिया हुआ था। इन 30 क्वेश्चनों में से 11 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से हमने कवर किया है, बहुत ही ऑप्शनों के माध्यम से यानी एमसीक्यू के माध्यम से। और एमसीक्यू की प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ इन बुकलेट की एक भी ऐसी लाइन नहीं छोड़ेगी जो आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से नहीं करवाई गई है। तो जिन दोस्तों को जीएसटी के माध्यम से रिवीजन करना हो तो कर सकते हैं। अब तक अपनी 5 क्लास हो चुकी है कंप्लीट। आज छठी क्लास आने वाली दोस्तों, आईसीटी की छठी क्लास है और आज आईसीटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों रिवीजन, तो 2.0 का हम एक साथ रिवीजन कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। जितने अच्छे एमसीक्यू करेंगे हम, क्योंकि 1.0 का भी हमने बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया था और 2.0 का भी वैसे विश्लेषण करेंगे। जितने अच्छे एमसीक्यू निकालेंगे एग्जाम से पहले, उतना हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अपनी एग्जाम के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्लास की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी सभी को पता है पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी जाती है दोस्तों, पेपर एनालिसिस फंड के ऊपर। तो वहाँ पर जाके आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। वीडियो से पढ़ना चाहो तो वीडियो से पढ़ सकते हो, पीडीएफ से पढ़ना चाहो तो पीडीएफ से पढ़ सकते हो। जीएसटी की बात करें तो सारी कंप्लीट जीएसटी अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दी गई है दोस्तों। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 2.0 टेस्ट के मैंने टेस्ट 2 की बात कर रहा हूँ आज। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 1428 ईस्वी में रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, एक क्वेश्चन है अपना। राणा कुंभा तथा महमूद खिलजी के बीच, राणा लाखा व कुतुबुद्दीन दीन के बीच, राणा मोखल व फिरोज खां के बीच, राणा कुंभा या फिरोज खां के बीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1428 की बात करें तो 1428 में मेवाड़ के महाराणा कौन थे आपके, मेवाड़ के महाराणा थे दोस्तों राणा मोखल। ठीक है, तो कुंभा वाला क्वेश्चन तो होगा नहीं आपका, लाखा वाला भी नहीं होगा और कुंभा वाला भी नहीं होगा। तो राइट आंसर बच्चा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 3। यदि आपको मोकल का काल भी याद था, ठीक है, यदि ये पता होता कि मेवाड़ वालों के बीच ये युद्ध लड़ा था, तो अभी आप ऑप्शन से कर सकते थे। तो राणा मोकल व फिरोज खां के मध्य युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखो मोकल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर। ये तो इनका काल पूछा गया दोस्त, काल यानी क्रम पूछा गया, तो आपको काल याद होना चाहिए। तो इनका काल था दोस्तों आपके 1421 में शासक बने थे अल्पायु में, यानी 12 वर्ष की इनकी आयु थी लगभग। 1421 में शासक बने थे और 1433 ईस्वी तक ये शासक रहते किसके, मेवाड़ के दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1433 में इनकी हत्या कर दी गई थी। 1433 में हत्या कब हुई थी दोस्तों इनकी, 1433 के अंदर हुई थी। चाचा मेरा, ठीक है, चाचा व मेरा ने की थी दोस्त, चाचा व मेरा ने। फिर कुंभा ने इनको मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, कुंभा कौन थे आपके, कौन थे भाई, आपके मोकल के पुत्र थे। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इनके अलावा यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो पूछा जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर द्वारिकानाथ का मंदिर किसने बनाया था, द्वारिकानाथ मंदिर किसने बनाया था दोस्तों, आपके मोकल ने बनाया था। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, द्वारकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आपका त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया,
त्रिभुवन नारायण मंदिर की बात करते हैं। इस मंदिर का क्या करवाया दोस्तों इन्होंने? जीर्णोद्वार, यानी इन्होंने निर्माण नहीं करवाया, इसको पुनर्सुधार किया, यानी पुनर्गठित किया इसको, जीर्णोद्वार। तो यहाँ पर जीर्णोद्वार करवाया, तो दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों इसका निर्माण करवाया था आपके परमार शासक थे भोज, परमार शासक भोज ने, ठीक है। और जीर्णोद्वार किसने करवाया दोस्तों? आपके मोक्कल ने। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? मोक्कल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मोक्कल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मोक्कल मंदिर भी कहते हैं, या आपके समिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं दोस्त, समिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, तो सारे के सारे हम डिटेल से बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों आपके 1438 में, सॉरी 1428 के अंदर, राणा मोक्कल और फिरोज खां की मध्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पहला ऑप्शन भी आपका बहुत बार पूछा गया है। देखो पहला ऑप्शन देकर राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, आपके सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? आपके सारंगपुर का युद्ध। कब लड़ा गया था दोस्तों? आपके 1437 के अंदर। कब लड़ा गया था आपका? 1437 के अंदर। अभी मेरे दिमाग में आ रहा था 1437, यही आ रहा था आपका। तो 1428 में लड़ा गया था दोस्तों आपके रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध, और राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच लड़ा गया था सारंगपुर का युद्ध 1437 में। और इसके उपलक्ष्य में, इसके विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था दोस्तों? विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था दोस्तों? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अच्छे से डिटेल से एनालिसिस कर लीजिए साथ साथ क्वेश्चनों का। महमूद खिलजी को इसके अंदर दोस्तों 6 माह कैद रखा था आपका, 6 माह कैद रखा था। और इसी इतिहास को किसने दोहराया था दोस्तों? आपके सांगा ने दोहराया था, ठीक है। कुंभा के इतिहास को किसने दोहराया था? सांगा ने दोहराया था। उन्होंने महमूद खिलजी सेकंड को 6 माह कैद रखा था दोस्त। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? जगन्नाथ कच्छावा, शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खानखाना या मान सिंह कच्छावा? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपके जगन्नाथ कच्छावा। अंतिम अभियान था आपका जगन्नाथ कच्छावा का, जिनकी मृत्यु आपकी कहाँ पर हो गई थी? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों आपकी मांडलगढ़, और मांडलगढ़ कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर। यहीं पर इनकी 32 खंभों की छतरी बनाई हुई है दोस्त, 32 खंभों की छतरी, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी कहाँ पर दोस्तों? आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, जहाँ पर अंतिम अभियान के दौरान ये मारे गए थे। वहीं यानी मारे नहीं गए थे, मृत्यु हो गई थी, अभियान पूरा ही नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये अभियान भेजा गया था आपका अंतिम बार 1585 के अंदर। कब भेजा गया था? 1585। और 1585 के बाद में एक भी अभियान नहीं भेजा गया महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो शिष्टमंडल से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो शिष्टमंडल की बात करते हैं। अभियान से पहले शिष्टमंडल भेजे थे, यानी समझाने के लिए। शिष्टमंडल किस लिए भेजे थे? समझाने के लिए। पहला भेजा था दोस्तों, याद कर लेना दोस्तों, पहला भेजा था कब? फर्स्ट की बात करते हैं जलाल खान कोरची को, जलाल खान कोरची को भेजा था दोस्त। कब भेजा था? 1572 के अंदर, 1572 के अंदर भेजा था। सेकंड की बात करते द्वितीय, द्वितीय आए थे दोस्तों आपके कुंवर मान सिंह, यानी जब मान सिंह कच्छावा आए थे द्वितीय नंबर पर। उसमें कुंवर क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ये शासक 1589 बने थे, उस समय कंवर ही थे। तो मान सिंह आए थे दोस्तों आपके 1573 के अंदर। कब आए थे? 1573 में। थर्ड की बात करें तो भगवंत दास आए थे, भगवंत दास आए थे आपके, ठीक है, मान सिंह के पिताजी थे। ये भी 1573 के अंदर आए थे। और फोर्थ कौन आए थे दोस्त आपके? फोर्थ आए थे आपके राजा टोडरमल, टोडरमल, ये भी 1573 के अंदर ही आए थे दोस्तों। ये क्रम भी पूछा जाता है, ये क्रम भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सारे डिटेल से याद करो। आप देखो ये शिष्टमंडल आगे तो महाराणा प्रताप जी नहीं माने, तो सबसे पहले भेजा दोस्तों आपके मान सिंह कच्छावा को हल्दीघाटी युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध, ठीक है। शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। 21 जून 1576 को हुआ, 21 जून 1576, मान सिंह कच्छावा के और महाराणा प्रताप के बीच, यानी मान सिंह मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, सेनापति थे दोस्तों। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस युद्ध के अंदर ये युद्ध अनिर्णायक हुआ था, यानी इतिहासकारों की बात करें तो ये निर्णय नहीं हो पाया था। यानी कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि महाराणा प्रताप की विजय, कुछ इतिहासकार बोलते हैं आपकी
मुगलों की विजय, कुछ बोलते हैं कि निर्णय रहा, ठीक है, किसी भी पक्ष में विजय नहीं हो पाई। फिर दोस्तों फिर भेजा आपके शाहबाज खां को। शाहबाज खान आए थे दोस्तों आपके 1578 में, और 1578 में इन्होंने 3 अभियान किए। कितने अभियान किए दोस्तों? 3 अभियान। और 3 अभियानों के बाद किस पर अधिकार किया इन्होंने? कोमलगढ़ के ऊपर अधिकार किया। किस पर अधिकार किया दोस्तों? कोमलगढ़ पर अधिकार किया, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शाहबाज खान ने यानी किस मुगल सेनापति ने अपने 3 अभियानों के दौरान कोमलगढ़ पर अधिकार किया 1578 के अंदर? शाहबाज खान थे दोस्तों, जो आपके 1578 के अंदर आए थे। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है दोस्तों। फिर भेजा दोस्तों आपके अब्दुल रहीम खान खाना को 1580 के अंदर। इसको कब भेजा दोस्तों? आपके 1580 के अंदर भेजा था अब्दुल रहीम खान खाना को। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, 1580 में भेजा था। इनके बाद में दोस्तों एक आए थे आपके, कौन आए थे? दिवेर का युद्ध होता दोस्तों आपका, दिवेर का युद्ध और होता 1582 के अंदर। याद कर लो यहाँ पर 1582 में दिवेर का युद्ध, ठीक है, कब होता आपका? दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर हुआ था। और इसके अंदर दोस्तों आपके रहीम रहीम ने, अब्दुल रहीम खान खाना की तो 1580 में फैमिली से ही थे, मतलब उनकी फैमिली थी, उसको गिरफ्तार कर लिया था किसने? अमर सिंह ने 1580 के अंदर अब्दुल रहीम खान खाना की। और यहाँ पर आए थे दोस्तों आपके सुल्तान खां, सुल्तान खां। तो सारे अभियान याद कर लो। सुल्तान खां के नेतृत्व में भेजा गया था 1582 के अंदर, जो दिवेर का युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। हल्दी घाटी का बदला इसी युद्ध में वो लिया गया था, दिवेर के युद्ध में। तो ये सारा आपको रिवीजन हो गया एक साथ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। देखो प्रत्येक ऑप्शन का हमने रिवीजन कर लिया बहुत ही शानदार तरीके से, जितना याद आया उतना करवा दिया दोस्तों। बाकी और भी याद है, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा है कि आप जितनी जगह मिलती है अपनी उतना कर लेते हैं, ठीक है, ताकि रिवीजन भी हो जाए और अपना पेपर भी आज पूरा कंप्लीट हो जाए। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके बयाना की लड़ाई। बयाना की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों आपके 16 फरवरी को, 16 फरवरी 1527 को, 16 फरवरी 1527 को लड़ी गई थी, ठीक है। खातौली की लड़ाई की बात करें तो आपकी 1517 के अंदर लड़ी गई थी, 1517 को ईस्वी में। गागरोन की लड़ाई की बात करें तो 1519 में लड़ी गई थी। तो सही कालक्रम बताना है दोस्तों आपके, तो आपके सबसे पहले 2 आएगा, फिर गागरोन आएगा, और फिर आपका बयाना आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्रम पूछा जाता है। इसके बाद में दोस्तों आपके देखो सीधा 1517 के अंदर खातौली की लड़ाई, ठीक है। यहाँ पर बांडी का युद्ध याद कर लो दोस्त, बांडी का युद्ध भी साथ साथ याद कर लो। बांडी का युद्ध लड़ा गया था दोस्त 1518 के अंदर, गागरोन का 1519 के अंदर, बयाना का हो गया आपका 16 फरवरी 1527 को। और इसके बाद में खानवा का युद्ध दोस्त, अंतिम युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध था, जो इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है। और खानवा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों आपकी 1527, लेकिन डेट पूछी जाती है 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को युद्ध लड़ा गया था आपके बाबर और सांगा के बीच, जो अंतिम युद्ध था किसका? सांगा का। वैसे अंतिम अभियान पूछा जाए तो इरिच था, सांगा का अंतिम अभियान कौन सा था आपका? इरिच अभियान था, जो बदला लेने के लिए जा रहा था सांगा। फिर कालपी नामक स्थान पर इनके साथियों द्वारा इनको जहर दे दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुथाला का युद्ध के संदर्भ में असंगत है। बुथाला के युद्ध के संदर्भ में असंगत है दोस्त। ये युद्ध जैतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था, बिल्कुल सत्य बात है। यह युद्ध वर्णन जय सिंह सूरी करता है, हमीर मर्द मर्दन में मिलता है। तो बहुत बार पूछा गया है कि हमीर मर्द मर्दन रचना के लेखक कौन है? तो जय सिंह सूरी। तो इसमें मिलता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। बुथाला का युद्ध 1227 में लड़ा गया था, बिल्कुल राइट। बुथाला का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? आपके 1227 में लड़ा गया था। इस युद्ध में जैतर सिंह पराजित नहीं हुआ दोस्तों, आपके जैतर सिंह विजय हुए थे, ठीक है। और दोस्तों हमीर मदमर्दन की बात करें, इसके अंदर आपके इल्तुतमिश को अमीर खा गया दोस्त, इल्तुतमिश को अमीर खा गया है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, गंधर्व बायसी का संबंध किस शासक से था? गंधर्व बायसी का संबंध किस शासक से था? स्वयं जय सिंह से, स्वयं प्रताप सिंह से, स्वयं माधो सिंह से, स्वयं मान सिंह से। देखो स्वयं आ रहा ना, तो जयपुर यानी कछुआ वंश में था, ठीक है। तो वो कौन थे आपके? स्वयं प्रताप सिंह। कौन थे आपके? स्वयं प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ में इजलास खास की स्थापना किस शासक ने की थी? मेवाड़ में इजलास खास की स्थापना किस शासक ने की थी? महाराजा बन्ने सिंह ने। तो मेवाड़ आया तो देखो दोस्तों, महाराजा वाला ऑप्शन तो वैसे कट जाएगा आपका,
महाराणा थे मेवाड़ वाले, तो महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा अजीत सिंह, महाराणा राज सिंह। दोस्तों महाराणा अजीत सिंह भी नहीं थे आपके, ठीक है। अजीत सिंह की बात करें, महाराजा थे कहाँ के, जोधपुर के। महाराणा सज्जन सिंह और महाराणा राज सिंह दोनों से क्वेश्चन बनता भी है यहाँ से, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इजलास कास्ट की स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से सज्जन सिंह की बात करें तो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 2-3 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं? ये तो पूछा जाता है कि दिल्ली दरबार में भाग किसने लिया था। दिल्ली दरबार की बात करते हैं, 1877 में था, इसमें भाग लिया था दोस्तों किसने? सज्जन सिंह ने। किसके द्वारा आयोजित किया गया था दोस्तों? आपके लॉर्ड लिटन द्वारा। बहुत बार पूछा गया, ठीक है दोस्तों। नमक समझौता पूछा गया है, नमक समझौता अंग्रेजों के साथ कब हुआ था दोस्तों? सज्जन सिंह द्वारा कब किया गया था? 14 फरवरी 1878 को। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, 14 फरवरी 1878 को किया गया था, ठीक है। और आपकी बात करें उपाधि किस कौन सी थी इनकी? उपाधि थी दोस्तों GCSI, यानी ग्रैंड कमांडेंट्स ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है। कब दिया गया था ये उपाधि? 23 नवंबर को 1881 को रिपन द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी। राज सिंह की बात करें तो राजसमंद झील याद कर लेना दोस्तों, इन्हीं की बनाई हुई है, अकाल रात झील है। इनका काल पूछा जाता है, काल पूछा जाता है दोस्त, कब का था इनका काल? 1652 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ होता है? देखो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है आपका। अब दो तरह से कैसे पूछा जाता है? देखो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ होता है? गोगुंदा के अंदर होता है दोस्त, 1572 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 तो आपका राइट आंसर हो गया। एक पूछा जाता है कि क्वेश्चन आता है आपका महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कहाँ हुआ था? राज्याभिषेक समारोह कहाँ हुआ था दोस्त? तो ये हुआ था दोस्तों आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में। देखो दोनों ऑप्शन दे रखे दोस्तों, दोनों ऑप्शन दे रखे। महाराणा प्रताप का जन्म भी कहाँ पर होता है आपका? कुंभलगढ़ दुर्ग में होता भाई, जन्म भी कहाँ पर होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग की आपकी कटारगढ़ है, और कटारगढ़ में जूनी कचहरी है दोस्त, इसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म होता है 1540 ईस्वी के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8। मेवाड़ के किस शासक को डॉक्टर गौरीशंकर चंद ओझा ने गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक माना है? जेता सिंह को, तेज सिंह को, राणा मीर को, समर सिंह को। तो 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपके जेता सिंह थे, गुलाम वंश इल्तुतमिश थे, वो गुलाम वंश से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ का उद्धारक राणा मीर, मेवाड़ का उद्धारक, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, बहुत बार पूछा गया। तेज सिंह के समय कमलचंद आपके श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी टीका लिखी गई थी, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी टीका, सूत्र चूर्णी टीका जो मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है दोस्त, किसके द्वारा लिखी गई थी? आपकी कमलचंद्र द्वारा। दोस्तों जैसे जैसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं वैसे वैसे देखिए क्वेश्चन तैयार करते रहो। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से महाराणा मोकल द्वारा निर्मित अथवा जीर्णोद्धार कृत मंदिर है? लो देखो आ गया देखो क्वेश्चन, तो मैंने अभी बताया द्वारिकानाथ मंदिर है आपका, ठीक है। द्वारिकानाथ मंदिर है, पहला हो जाएगा आपका। और समदेश्वर मंदिर है आपका, ठीक है। त्रिभुवन नारायण मंदिर भी बोलते हैं इसको, त्रिभुवन नारायण मंदिर भी बोलते हैं, मोकल मंदिर भी बोलते हैं इसको दोस्त, मोकल मंदिर भी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या जगह पहला और दूसरा? तो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। तुलजा भवानी मंदिर किसने बनाया था दोस्तों? आपके दासी पुत्र बनवीर थे आपके, कौन थे आपके? बनवीर द्वारा बनाया गया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, श्याम पार्श्वनाथ कुंभा द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाराणा कुंभा के संबंध में असत्य कथन है? महाराणा कुंभा के संबंध में असत्य कथन जानना दोस्त। कुंभा के काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना की, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी दोस्तों कवि अत्रि व महेश के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है ये तो। कुंभा करते कामराज रतिसार नामक ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त है, बिल्कुल राइट, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है
कि कुंभकर्ण कामराज रतिसार नामक ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त है। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जा चुका है। कुंभा ने चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया, बिल्कुल राइट, श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया, जहाँ पर रमाबाई का विवाह भी होता कुंभा की पुत्री। कुंभा ने मालवा के मेदिनी राय को शरण प्रदान की, नहीं दोस्त, मालवा की मेदिनी राय को कुंभा ने शरण प्रदान नहीं की दोस्तों, मेदिनी राय को शरण प्रदान की थी संगा ने, किसने की थी, संगा ने, और संगा ने इसको गागरोन की जागीर दी थी दोस्त, गागरोन की जागीर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष किसने कहा, तो ये खाता दोस्तों आपके 80 गाँव होने के कारण, 80 गाँवों के कारण सैनिक भग्नावशेष का उपाधि दी थी दोस्तों आपके कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सांगा की उपाधि और पूछी जाती है दोस्तों आपकी, हिंदुपत भी बोला जाता है सांगा को, क्या बोला जाता है दोस्तों आपके, हिंदुपत। तो यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना दोस्त, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान ये उपाधि पूछ जाए तो दोस्तों आपकी कुंभा, कौन आएगा आपका, कुंभा। हिंदुपत कौन आएगा आपका दोस्तों, सांगा। और हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज की बात करें तो कौन आएगा दोस्तों, महाराणा प्रताप। और तीसरी उपाधि पूछी आपको हिंदू सूर्य, हिंदू सूर्य ये कौन थे दोस्तों आपके, बप्पा रावल। ये लो दोस्त, ये तीनों 4 उपाधि बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। चारों शासकों का नाम याद कर लेना, हिंदू सुल्तान आपकी कुंभा की है, हिंदुआ सूरज प्रताप है, हिंदू सूर्य बप्पा रावल है दोस्त, और हिंदूपथ कौन आपकी दोस्तों, महाराणा सांगा। और सैनिक भग्नावशेष की उपाधि आपकी कर्नल जेम्स टोड ने दी थी, किसको, महाराणा सांगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित किस ग्रंथ में मुगल मेवाड़ संधि तथा हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की विजय का उल्लेख मिलता है, राजप्रकाश, प्रताप रासो, एकलिंग माध्यमी, राजवल्लभ। दोस्तों राजवल्लभ की बात करें तो ये तो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, बताओ भाई, राजवल्लभ। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि कौन थे दोस्तों आपके, बहुत बार पूछा गया है, राजप्रकाश, प्रताप रासो, एकलिंग माध्यमी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके राजप्रकाश के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों आपके, चक्रपाणी मिश्र, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे दोस्त, प्रताप के दरबारी कवि द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मुगल मेवाड़ संधि की बात करें दोस्तों, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी आपकी, 5 फरवरी 1615 को हुई थी, 5 फरवरी 1615 को हुई थी। किन किन के बीच हुई थी दोस्तों, उस समय शासक थे आपके करण सिंह, सॉरी अमर सिंह, अमर सिंह थे, और करण सिंह अपने पुत्र को, अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को दरबार में भेजा था। अमर सिंह वर्सेज मुगल। और मुगलों का नेतृत्व कौन करे थे दोस्तों, बताओ भाई, अरे कौन आए थे, खुरम। ये संधि किसके द्वारा की गई थी, खुरम के द्वारा की गई थी, 5 फरवरी 1615 को। बहुत बार ये डेट पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, झालावाड़ रियासत का पहला शासक कौन था, बताओ भाई, झालावाड़ रियासत का पहला शासक कौन था, झाला मदन सिंह थे दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजराणा राजेंद्र सिंह की बात करें तो इन्होंने एक कास्ट लकड़ी का दुर्ग बनाया था दोस्तों आपकी, कास्ट दुर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, झालावाड़ राज्य को अंग्रेजों ने मान्यता कब दी, झालावाड़ राज्य को अंग्रेजों ने मान्यता कब दी थी, अप्रैल 1838, मार्च 1838, फरवरी 1838, मई 1839। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अप्रैल 1838 को दी गई थी, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रियासत कौन सी थी आपकी, नवीनतम रियासत आपकी झालावाड़, अप्रैल 1838 में अंग्रेजों द्वारा मान्यता दी गई थी। जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर किसने उससे अपनी राजधानी बनाई, जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है, और मीणाओं को परास्त किया था दोस्त, और अपनी राजधानी बनाई थी कोकिल देव ने, दुल्ले राज ने, बारमल ने, या भगवान दास ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, दुल्ले राय ने। देखो कछुआओं की राजधानी का क्रम पूछा जाता है, कछुआओं की राजधानी का क्रम पूछा जाता है। देखो तो सबसे पहले बात करते हैं कछुआ, किसकी बात करते हैं हम, कछुआ की बात करते हैं। प्रथम राजधानी कौन सी थी दोस्त, प्रथम राजधानी की बात करें तो प्रथम राजधानी थी दोस्तों आपकी दौसा, कौन सी थी आपकी, दौसा थी, ठीक है दोस्त। फिर दोस्तों द्वितीय यानी सेकंड की बात करें, सेकंड राजधानी कौन सी बनी दोस्तों आपकी, ढूंढाड़। ढूंढाड़ राजधानी किसने बनाई दोस्तों, ढूंढाड़ राजधानी बनाई थी आपकी दुल्ले राय ने।
किसको परास्त करके? बड़े गुर्जरों को परास्त करके, बड़े गुर्जरों को परास्त करके। ठीक है, शॉर्ट में याद करो। तीसरी राजधानी थी इनके बाद में 1207 में, 1207 में बात करते हैं हम। ठीक है, ये बनाई गई थी ढूंढाड़ को दुल्हे राय ने बनाई थी दोस्तों आपकी 1137 में। 1207 में कोकिल देव ने आमेर बना दी। दुल्हे राय ने मीणाओं को परास्त कर राजधानी, सॉरी इसके बाद में जम्वा रामगढ़ आएगा, एक मिनट। 1207 के पहले देखो 1137 में बनाई, फिर दुल्हे राय ने जयपुर के मीणाओं को परास्त करे। जयपुर जो आपकी जम्वा रामगढ़ है दोस्त, मीणाओं को परास्त कर राजधानी कहाँ बनाई दोस्तों आपकी? जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ बनाई। ठीक है, और जमुआ रामगढ़ के बाद राजधानी कहाँ पर चलेगी दोस्तों आपकी? 1207 के अंदर कोकिल देव ने, किसने? कोकिल देव ने कहाँ पर बनाई दोस्तों? आमेर, आमेर बनाई। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पर बनाई दोस्तों आपके? आमेर बनाई दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और फिर आपकी चौथी राजधानी रही दोस्तों आपकी, आमेर के बाद राजधानी आ गई आपकी कहाँ पर? चौथी राजधानी जयपुर, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1727 में जयपुर आ गई थी राजधानी, जय सिंह द्वारा बनाया गया था जयपुर। तो देखो राजधानी क्रम पूछे तो दोबारा लिख लीजिए, मैं समझाने के लिए पूरा लिख दिया। पहले थी दोस्तों आपके दौसा, दौसा से ढूंढाड़ बनी, ढूंढाड़ से जमुआ रामगढ़ आई, जमुआ रामगढ़ से आमेर, आमेर से जयपुर। तो ये क्रम पूछा जा चुका है राजधानियों का कछुआ राजवंश की। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मान सिंह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए करते हुए। मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने पहली बार उड़ीसा पर अधिकार किया। तो बिल्कुल सत्य बात है। कब क्या? 1592 के अंदर। मान सिंह ने अकबर ने 7000 मनसब दिया, बिल्कुल राइट, और राजस्थान में सर्वाधिक इन्हीं को मिलता था। उपरोक्त में सत्य है तो दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अकबर ने मान सिंह को किसकी उपाधि दी थी दोस्तों? आपकी फर्जंद की उपाधि दी थी, यानी बेटा मानता था। फर्जंद का मतलब क्या हो गया? आपका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जयपुर में मदरसा एवं हुनरी की स्थापना किसने की? स्वयं राम सिंह ने, स्वयं राम सिंह द्वितीय ने, स्वयं प्रताप सिंह ने, स्वयं माधव सिंह ने। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वयं राम सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से स्वयं जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों थी, स्वयं जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन सी थी दोस्तों? जयपुर नगर की स्थापना। भाई जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? स्वयं जय सिंह ने की थी। सही है क्या? तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों आपके 1727 के अंदर। कब की थी? 1727 के अंदर। और वास्तुकार कौन थे दोस्तों इसके? विद्याधर, विद्याधर। विद्याधर नगर जानते हो ना अभी वर्तमान में, उन्हीं के नाम पर स्थापित है। वर्तमान में वहाँ से विधायक कौन है आपकी? बताओ भाई। दिया कुमारी वहीं से विधायक है वर्तमान में। सूरत खाना की स्थापना, बताओ भाई। सूरत खाना की स्थापना की थी, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। सिसोदिया रानी का महल, जगत शिरोमणि मंदिर इन्होंने नहीं बनाया था दोस्त। जगत शिरोमणि मंदिर बनाया था आपके मान सिंह की रानी थी कनकावती। कौन थी आपकी? कनकावती ने मंदिर बनाया था, कहाँ पर? आमेर के अंदर। और इनके पुत्र थे दोस्त आपके जगत सिंह, जो आपके बिहार में मारे गए थे, बिहार में मारे गए थे। इनकी याद में बनाया था दोस्त कनकावती ने। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा आपका। सिसोदिया रानी का महल, बताओ भाई 18 का। तो सिसोदिया रानी का महल भी जय सिंह ने करवाया था। तो ABC आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ईश्वर सिंह के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। ईश्वर सिंह के संबंध में असत्य कथन में बताना दोस्त। ईश्वर सिंह व माधव सिंह के मध्य उत्तराधिकारी को लेकर राजमहल का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों आपके? राजमहल का युद्ध हुआ, बिल्कुल सत्य है। कब हुआ था आपका? 1 मार्च 1747 को हुआ था युद्ध, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। ईश्वर सिंह ने अपने काल में सरगासुली का निर्माण करवाया, बिल्कुल राइट, और इसी से कूदकर आत्महत्या कर ली। बिल्कुल सही बात है, पूरी फैमिली सहित आत्महत्या कर ली थी ईश्वर सिंह ने। अगस्त, ये सरगासुली भी पूछा जाता है भाई। सरगासुली कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो जयपुर के अंदर है दोस्त। अगस्त 1748 में ईश्वर सिंह व माधव सिंह के मध्य बगरू का युद्ध हुआ, बिल्कुल राइट, बगरू का युद्ध हुआ, बिल्कुल सत्य है। ईश्वर सिंह ने मुगलों से रणथंभौर दुर्ग छीनकर उसे जयपुर राज्य में सम्मिलित कर लिया। नहीं दोस्तों, इन्होंने जयपुर राज्य में सम्मिलित नहीं किया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरगासुली को इसलाट भी बोलते हैं दोस्तों, ये भी याद कर लो साथ साथ, मुझे याद आ गया, इसलाट भी बोलते हैं।
तो इसी लाट या सरगासुली से कूदकर आत्महत्या की थी किसने? ईश्वर सिंह ने। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य खत्म है दोस्त। तो अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि फिर रणथंभौर दुर्ग को छीनकर जयपुर राज्य में शामिल किसने किया था? तो दोस्तों वो कहता आपके माधव सिंह ने। किसने किया था? आपके माधव सिंह ने किया था दोस्त, सीधा। और सवाई माधोपुर की स्थापना भी माधव सिंह ने की थी, कभी? 1763 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। किस मेवाड़ शासक ने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम से चौथ वसूली संबंधी समझौता किया? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। तो 20 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपके महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, सिलीसेट झील। आप देखो रामसर साइड में इसको शामिल कर लिया गया, तो करंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रामसर साइड में इसको शामिल कर लिया कब? आपके दिसंबर 2025 के अंदर 12 दिसंबर को। कौन सा स्थल बना दोस्तों? आपके 5वां स्थल बना। निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? आपके विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसके याद में? अपनी पत्नी इनकी पत्नी की याद में। पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? आपकी शीला देवी। और इसका नाम सिलीसेट किसके नाम पर रखा गया था दोस्तों? आपके सेठ माता के नाम पर। तो ये करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्त। तो कौन सी नदी को रोकर बनाया गया था? आपका सोता साबी। देखो साबी तो वहाँ पर है नहीं अब। रूपनगढ़ अजमेर से निकलती है दोस्तों, रूपारेल नदी के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका? रूपारेल नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम की बात करें तो उदयनाथ की फाड़ी से। उदयनाथ की फाड़ी से निकलती है। उदयनाथ की फाड़ी कहाँ से निकलती है दोस्तों? अलवर से। तो सारी ज्योग्राफी भी साथ याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछे गए वो सारे करवा रहा हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? भाई बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है, यानी दाई ओर से। कोठारी कहाँ से उद्गम होता है भाई बताओ? डाई अजमेर से निकलती है, बेड़च या खारी। देखो बनास की बात करते हैं, बनास निकलती है दोस्तों आपके खमनौर की फाड़ी से। चलिए लिख देता हूँ थोड़ा सा। कहाँ से उद्गम होती है दोस्तों? खमनौर की फाड़ी से उद्गम होती है। खमनौर की फाड़ी। और खमनौर की फाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? आपके राजसमंद के अंदर। वैसे सारा डायग्राम के थ्रू आपको करवाया गया था मैंने, जब आपका 1.0 टेस्ट का एनालिसिस करवाया था। कोठारी कहाँ पर निकलती है दोस्तों? आपके दिवेर की फाड़ी से। दिवेर की फाड़ी से निकलती है। खारी कहाँ से निकलती है दोस्त बताओ भाई? बिजराल की फाड़ी से। बनास की बाई ओर की सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी। वैसे बांध वगैरह सब बताए थे मैंने। नारायण सागर बांध इस पर अजमेर के ऊपर है। तो मैं पूछा है दाहिनी ओर की, तो बेड़च दोस्त। अब बेड़च की बात करें दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ बेड़च, समझ लो वापस। कहाँ से निकलती है दोस्तों? आपकी गोगुंदा की फाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की फाड़ी से। किस नाम से निकलती है? आयड के नाम से निकलती है। आयड के नाम से निकलने के बाद किस झील में गिरती है? आपकी उदय सागर झील में गिरती है। किसमें गिरती है? आपकी उदय सागर झील। उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका नाम क्या पड़ता है दोस्तों? बेड़च पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पर किसमें? बिगोद में कहाँ पर मिल जाती है दोस्तों? आपकी बिगोद की बात करते हैं, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर है। इसमें बनास में मिल जाती है। इधर से जावेद की फाड़ी एमपी में है दोस्त, एमपी। यहाँ से एक नदी आती है, कौन सी? आपकी गंभीरी। कौन सी आती है? आपकी गंभीरी। निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा कहाँ पर पड़ता है दोस्त? चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में। यहाँ से प्रवेश करने के बाद बिगोद चले गए हम सीधे। निम्बाहेड़ा से प्रवेश करने के बाद कहाँ पर मिल जाती है? बेड़च में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और इन दोनों नदियों के संगम पर, यानी बेड़च और गंभीरी के संगम पर कौन सा दुर्ग आपका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्त, मेसा के पठार के ऊपर। ठीक है। ये मिल गए बिगोद। इधर से भीलवाड़ा से आती है आपकी मेनाल, और यहाँ पर कौन सा बिगोद में आती है? त्रिवेणी संगम। तो दाई ओर की दो ही नदियाँ हैं बनास की, एक तो बेड़च है, एक मेनाल है। दोनों याद कर लेना दोस्तों। और बाईं ओर की बात करें तो देखो सबसे लंबी खारी है। पहले कोठारी नदी मिलती है मिर्जाबांध है भीलवाड़ा के अंदर, जो आपकी भीलवाड़ा के लाभ लाइन भी खिलाता है। बागौर सभ्यता कोटारी नदी किनारे स्थित है। ठीक है। कोठारी दिवेर की फाड़ी से निकलती है, फिर बिजराल की फाड़ी से खारी नदी निकलती है, फिर आपकी डाई आती है। खारी, डाई और बनास तीनों त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर आपकी मानसी आती है। ठीक है। फिर आपकी मोरेल आती है आपकी, और फिर लास्ट में कालीसील आती है। तो बनास की अंतिम सहायक नदी है आपकी कौन सी? कालीसील, जो जयपुर से निकलती है, सवाई माधोपुर से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
करते भाई, थोड़ा फास्ट करते नहीं क्वेश्चन नहीं होंगे हमारे ऐसे क्वेश्चन करने में। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्त? नदी और उद्गम स्थल दे रखा है, बनास, वेरुका मठ। क्या बात है, तो वेरुका मठ बिल्कुल सत्य है दोस्त, जगह का नाम दिया है यहाँ पर, बहुत ही डीप क्वेश्चन है। यानी वेरुका मठ कहाँ पर स्थित है दोस्त? आपकी खमनौर की पहाड़ी पर स्थित है। खमनौर की पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ से निकलती है दोस्त। काकनी नदी, काकनी नदी दोस्त कोठारी गांव से निकलती है, बिल्कुल राइट, यानी जैसलमेर के अंदर है। और किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? आपकी मसूरदी के नाम से, मसूरदी के नाम से। सोम, नया सनवेरा से नहीं निकलती दोस्त, ये गलत हो जाएगा। सोम निकलती है दोस्त आपकी बिछा मेड़ा फाड़ी से, बिछा मेड़ा फाड़ी। और ये कहाँ पर है दोस्त? आपकी बिछा मेड़ा फाड़ी आपकी उदयपुर। सोम नदी निकलती है, गलत हो जाएगा। नया सवेरा कहाँ पर पड़ता है दोस्त? सिरोही के अंदर। और यहाँ से कौन सी निकलती है दोस्त आपकी? यहाँ से निकलती है आपकी पश्चिमी बनास। कौन सी नदी निकलती है आपकी? पश्चिमी बनास निकलती है। बाणगंगा, अर्जुन गंगा या रूठित नदी बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं। तो असुमलित पूछा था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समझ में आ रहा है ना, पूरी डिटेल से बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है? कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है दोस्तों? सांबर, सांबर आपके अजमेर, नागौर, जयपुर की सीमा पर स्थित है। फौज सागर कहाँ पर आपकी? कायलाना कहाँ पर है? जोधपुर। ताल छापर, चूरू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? बताओ भाई, ऑप्शन नंबर 3 सबसे उत्तर में पूछा तो चूरू के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां कौन सी? अरब सागर का अफवाह तंत्र की बात करते हैं। अरब सागर की बात करें तो कितने परसेंट है दोस्तों? राजस्थान में 70% है। 4 नदियां गिरती है, लेकिन 2 भागों के अंदर गिरती है। एक तो गिरती है दोस्तों आपकी कच्छ के रण में, कच्छ का रण, और एक खंबाती खाड़ी, खंबाती खाड़ी पूरा समझ लो। कच्छ के रण में 2 नदियां गिरती है दोस्तों आपकी लूणी, सबसे पहले कौन सी गिरती है? लूणी, और फिर आपकी पश्चिमी बनास। खंबाती खाड़ी में गिरती है दोस्तों आपके माई और साबरमती। ठीक है, वैसे साबरमती ऊपर लिखना चाहिए क्योंकि क्रम पूछा जा चुका है कि अरब सागर के अफवाह तंत्र का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले लूणी आएगा, फिर आपका पश्चिम बनास आएगा, फिर आपका साबरमती आएगा, फिर माई आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका उत्तर से दक्षिण क्रम। तो दोस्तों देखो, सोम, सोम है आपकी, तो सोम वैसे देखें तो माई की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है दोस्तों? आपकी सहायक की बात करें, माई की है, और माई किस में गिरती है दोस्तों? अरब सागर में गिरती है। तो ये तो होगी आपकी, ठीक है, ये तो होगी। बनास नहीं गिरती है, बनास संबल की सहायक नदी है दोस्त। और कहाँ पर गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम बनास सनवाड़ा, सिरोही से निकलती है, बिल्कुल राइट। और लूणी बिल्कुल गिरती है कच्छ के रण में। ए, सी, डी देखो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। हारनव सेई सहायक नदियाँ देखो, सेई, वेत्रक, अतमती, सेई। सेई सुरंग राजस्थान की पहली जल सुरंग है, नोट लगा के याद कर लो। सेई सुरंग, जैसे नाम आए ना वैसे याद करो, फर्स्ट पहली जल सुरंग। और इसके माध्यम से जल कहाँ पर किया गया दोस्तों? इसके माध्यम से सुरंग लिख देता हूँ। पहली जल सुरंग है सेई जल सुरंग, और ये पानी यानी जल की बात करें कहाँ पर किया गया दोस्तों? आपके जोआई बांध के अंदर, यानी उदयपुर से कहाँ पर गया? जोआई बांध के अंदर पानी भेजा गया है दोस्तों, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। क्या कहलाता है? जोआई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। तो देखो, सेई होगी, वेत्रक हो गई दोस्त, हतमती हो गई, सेई, वेत्रक, हतमती, हरनाव, एक नदी और है आपकी मेसवा, मेसवा। ये सारी की सारी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? आपकी साबरमती की। और साबरमती की बात करें तो कहाँ से निकलती है? उदयपुर से निकलती है। और राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर ही बहती है दोस्त, बाकी पूरी गुजरात के अंदर बहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सांबर झील में गिराने वाली नदियाँ कौन सी हैं? देखो, मेंढा, मेंढा आपकी मनोहरपुरा की पहाड़ी से निकलती है, मनोहरपुरा की पहाड़ी। कहाँ पर दोस्त? आपके जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर है। सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन सी है सांबर झील में? सर्वाधिक लवणता, थोड़े फास्ट लिख रहा हूँ दोस्तों ना, ताकि हमें पूरे क्वेश्चन करने हैं। सर्वाधिक लवणता कौन सी नदी लेके आती है दोस्तों? मेठा या मेंढा? मनोहरपुरा की पहाड़ी से निकलती है। डी आएगा, तो डी देखो कौन से में, इसमें है और इसमें है। तो दोस्तों ये 2 ऑप्शन तो वैसे कट जाएंगे। रूपनगढ़ अजमेर से निकलता है, उसमें रूपनगढ़ का नाला, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा, देखो
कला संस्कृति के अंदर आता है, देखो मुझे याद नहीं है, बता देता बी, तो बी भी आएगा। इसके अंदर बी नहीं है तो ये कैंसिल, आपके सारे के सारे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुरमती, खंडेल, खंडेल लास्ट से निकलती है, खारिया भेड़खारी आता है ये, खारिया भेड़खारी। खारे नाम की 3 नदियां दोस्त, एक तो साबर झील में गिरती है, एक बनास की सहायक नदी है, एक आपकी लूनी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण कौन सी नदी करती है दोस्त? चंबल, बनास, माई, लूनी। तो सर्वाधिक जल ग्रहण पूछे दोस्त, तो दोस्तों आपकी बनास है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्योग्राफी तो हम 3-4 बार रिविजन कर चुके हैं, क्योंकि 18-19 क्वेश्चन आएंगे आपकी एग्जाम में। साइंस में तो अलग 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी के सभी के 20+ क्वेश्चन पूछे गए थे सब्जेक्ट के अंदर। लास्ट टाइम की बात करें 2022 वाले पेपर की। भीमताल या भीमलत जलप्रपात में संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैनाल भीलवाड़ा पर है क्या भीमलत? नहीं दोस्तों, मैनाल जलप्रपात है इसके ऊपर तो 29, तो ये तो नहीं होगा दोस्त। चंबल चित्तौड़गढ़ के अंदर भी नहीं है, पार्वती बारा पर नहीं है, मांगली नदी बूंदी के अंदर है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मांगली किसकी सहायक नदी है दोस्तों? का मेज की सहायक है। और मेज किसकी सहायक नदी है दोस्तों? आपकी चंबल की। ठीक है, बहुत बार पूछा गया। भीमलत जलप्रपात तो कहाँ पर है दोस्तों? मांगली नदी बूंदी पर। और भीमलत तालाब कहाँ पर है दोस्त? तालाब कहाँ पर? आपके भीलवाड़ा के अंदर। दोनों क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा असुमिलित युग्म है? कौन सा असुमिलित? अनूप सागर बीकानेर के अंदर, समधी जिला की बात कर रहा है, बताओ भाई सही है क्या? 30 का, अरे पहला सही है क्या? बिल्कुल सही है। अनूप झील बात करें सागर बीकानेर के अंदर है। नवल सागर कहाँ पर? बूंदी के अंदर है। गोवर्धन सागर की बात करें दोस्त, दौसा के अंदर नहीं है दोस्त। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीम सागर झालावाड़ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नदी का तल स्थानीय भाषा में नाली कहलाता है। ठीक है, नाली का नाम सुनते हैं नाली प्रदेश, सीधा घर पर चले जाना दोस्त। इस नदी को मर्त नदी, क्योंकि प्राचीन सरस्वती नदी पर बहती थी तो इसे मर्त नदी के उपनाम से जाना जाता है। राजस्थान का शोक भी है ये। यह नदी का उद्गम हिमालय से होता है। कहाँ से होता है आपका? शिवालिक पहाड़ी से। सारे क्वेश्चन करवाए आपके। शिवालिक पहाड़ी के कालका नामक स्थान से होता है दोस्त, कालका नामक स्थान से उद्गम होता है सारे। और आपकी टीबी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। तो गगन नदी की बात कर रहा है दोस्त। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 राजस्थान में कब से प्रारंभ हुआ? कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? आपकी फरवरी 2024 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परंपरागत जल संग्रहण की विधि खंडीन, तो खंडीन पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 15वीं शताब्दी में कहाँ विकसित की गई? तो खंडीन पालीवालों की बात करें, ब्राह्मणों की बात करें तो जैसलमेर आता है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तापी बावड़ी जोधपुर के अंदर है। तापी बावड़ी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर, बिल्कुल राइट। रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है, बिल्कुल राइट। भूत बावड़ी धौलपुर के अंदर नहीं है दोस्त। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह 34 का? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। चौथा ऑप्शन आपका भंडारेंज दौसा के अंदर है, बिल्कुल राइट। तो भूत बावड़ी आपकी धौलपुर के अंदर नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भूजल आकलन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं? भूजल आकलन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं? 38 है दोस्त, 22 है, 23 है, 20 है। तो 35 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपके 38 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थानी साहित्य लेख की गद्य विद्या नहीं है? यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्त। विगतवात वंशावली या झूलना। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके झूलना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि झूलना की बात करें दोस्तों, यदि एग्जाम्पल के रूप में देखें हम, तो आप याद कर सकते हो आपकी दूसरा अड्डा द्वारा रचित आपकी सुल्तान देवडेरा झूलना, इसके रचिता कौन है आपके दोस्तों? आपके दूसरा अड्डा। क्या होता है आपका? झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है दोस्त। कैसा छंद है आपका? मात्रिक छंद है ये, जिसमें 24 अक्षर के वर्णित छंद यानी एकगण का प्रयोग होता है दोस्तों। वाद की बात करें दोस्तों, ये कहानी की तरह कहने व सुनने की विशेष विद्या है। कहानी को कहने व सुनने की विशेष विद्या, ये भी आपके एग्जाम में लास्ट टाइम रीड 2022 में पूछी गई है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है।
प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है दोस्त। हंसावली, रणमल छंद, बसंत विलास या बिछलदेव रासो। तो 37 का राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपकी रणमल छंद, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रणमल छंद की बात करें तो दोस्तों आपके चारण साहित्य से संबंधित है दोस्तों, कि संबंधित आपके चारण साहित्य में आती है रणमल छंद। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, श्रीधर व्यास द्वारा रचित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पर हंसावली दे रखा है ना, हंसावली के रचयिता कौन थे आपके? कवि असायत थे दोस्त, कवि असायत। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके, ठीक है। कैसा काव्य है दोस्त आपका? प्रेम काव्य। ये प्रेम काव्य था आपका, बार बार एग्जाम पूछा जा चुका है तो आपका सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, निम्न में से रचना व लेखक कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्त? रेवंतगिरी रास, रेवंतगिरी रास की बात करें दोस्तों आपकी विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी। चंदन बाला रास कवि पालन, वीर मायण बादर डाडी, ये लास्ट टाइम पूछी गई थी दोस्त। 38 की बात करें, वीर मायण बादर डाडी की रचना इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी एग्जाम पूछ जाती है। बटेश्वर बावली रास शालिंद्र सूरी, बिल्कुल राइट। बटेश्वर बावली रास की बात करें शालिंद्र सूरी, जैन साहित्य संधित है ये, जैन साहित्य संधित। तो राइट आंसर क्या जगह आपका ऑप्शन नंबर 2 चंदन वाला रास है वो कवि पालन की नहीं है दोस्त। तो आप पूछोगे सर फिर आपकी चंदन वाला रास किसके है दोस्तों? ये भी आपके जैन साहित्यकार है, कौन आपके? कवि आसगु, कवि आसगु की रचना दोस्त। और यहाँ पर ये पूछा जा चुका है चंदन वाला रास के अंदर आपके एग्जाम में आ चुका है, कितने खंड काव्य है दोस्त आपके? 35 छंद का खंड काव्य है, छंद का काव्य है दोस्तों। इसमें कितने छंद प्रयोग किए गए? आपके 35 छंद प्रयोग किए गए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, किसमें? आपके चंदन वाला रास में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, बिछलदेव रासो में किस रस की प्रधानता है? बिछलदेव रासो में किस रस की प्रधानता दोस्त? वीर रस की, श्रृंगार रस की, करुण रस की, रौद्र रस की। तो 39 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? श्रृंगार रस की, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 की। राजस्थानी साहित्य में आदिकाल की चारण शैली में के रचनाकार कौन है? आदिकाल के चारण शैली के रचनाकार कौन है दोस्तों? कवि बात करें सोम सुंदर, नरपति नालय, श्रीधर व्यास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का? श्रीधर व्यास, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी रचना कौन सी थी दोस्तों आपकी? बताओ भाई। रणमल छंद, अभी तो पीछे किया आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41 की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार तथा आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। नहीं दोस्त, 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। राज्य सरकार के उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर 1 करोड़ रुपए तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई, 1 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। इस योजना के द्वितीय चरण में 5002 गाँवों का चयन किया गया, बिल्कुल राइट। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं? तो पहला, दूसरा सत्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सहकार एवं रोजगार उत्सव राज्य के किस स्थान पर आयोजित किया गया? कालवाड़ जयपुर, जोटवाड़ा जयपुर, दादिया जयपुर, दुद्दू जयपुर। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दादिया जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। 21 जुलाई 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जस्टिस श्री राम कलपाती राजेंद्रन को राजस्थान उच्च न्यायालय के देश मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इस पद पर उनका कार्यकाल देश तक रहेगा। उपयुक्त रिक्त स्थानों में है तो निम्न में से सही विकल्प चुनिए। तो कौन से थे दोस्तों आपके? जस्टिस श्री राम कलापति राजेंद्र 41वें थे, 43वें थे, 42वें थे, 43वें थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपकी? 43 का हो जाएगा दोस्तों आपकी 43वें थे। 27 सितंबर 2025 को तक इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान के तहत राज्य स्तर पर राजस्थान किस जिले में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? धौलपुर को, जैसलमेर को, करौली को, बारां को। 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करौली को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया।
42 की बात करें 27 जून से 7 जुलाई तक अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में राजस्थान किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता? उमा चौधरी ने, कृष्णा शर्मा ने, दिलीप कुमार ने या जानवी मेहरा ने? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी कृष्णा शर्मा ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। काजरी जोधपुर के किस वैज्ञानिक को कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस पर कृषि एवं संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर रमेश सुंदर को, गोविंद आचार्य को, डॉक्टर धीरज सिंह को, डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा को? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 का आपका ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर धीरज सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होकर मृत्यु के साथ ही समाप्त होता है, यानी सतत प्रक्रिया है। विकास कैसी आपकी एक सतत प्रक्रिया है। विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोविज्ञान के क्वेश्चन है भाई सारे के सारे। पियाजे के संदर्भ में पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या है? पियाजे के संदर्भ में पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या है? संज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रमुख चरण। तो बिल्कुल सत्य बात है। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते। तो पहला और दूसरा दोनों चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 49 आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? भाई विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास कभी एक विधि का पालन नहीं करता। विकास कभी एक विधि का पालन नहीं करता। तो पहला ही आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत भी है, एकीकरण का सिद्धांत भी है। विकास सामान्य से विशिष्ट की प्रक्रियाओं तक होता है। हर शिफ्ट में पूछा गया था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉरेंस कोलरबर्ग के नैतिक विकास स्तर है, जहां कार्य की नैतिकता सामाजिक मान्यताओं से तय होती है? परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, संक्रियात्मक स्तर, आत्मस्वीकारी नैतिक सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 50 का कौन सा स्तर हो जाएगा आपका? परंपरागत स्तर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है। मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है पहचान बनाम भ्रम, दूसरा ऑप्शन दे रखा है विश्वास बनाम अविश्वास, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका जननात्मक बनाम स्थिरता, चौथा ऑप्शन दे रखा है अखंडता बनाम निराशा। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अखंडता बनाम निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था इंगित कीजिए। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था इंगित कीजिए। संक्रमण अवस्था, संकल्पना अधिगम अवस्था, रचनात्मक अवस्था, आत्म केंद्रीयता अवस्था। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं कौन सी है दोस्त भाई? संक्रमण अवस्था और आत्म केंद्रित अवस्था। ऑप्शन नंबर ए और डी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित समूह है। पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित समूह कौन सा है? समस्या अवस्था, तैयारी अवस्था, खिलौने खेलना, संग्रहण काल नहीं। वीर पूजा का भाव नहीं होता है दोस्त पूर्व बाल्यावस्था के अंदर। 53 की बात करें तो जीववाद होता है दोस्त, तैयारी की अवस्था होती है, दल पूर्व अवस्था होती है, प्रश्न पूछना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंद बुद्धि माता पिता की बुद्धि संतान और बुद्धिमान माता पिता के मंद बुद्धि संतान का होना, परिवर्तन, प्रत्यागमन, साचर्य या अनुकूलन। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपकी? प्रत्यागमन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। आमतौर पर गत्यात्मक कौशल की प्रक्रिया में यह देखने में आता है कि स्थूल कौशल का विकास सूक्ष्म से पहले होता है, जिसे किस सिद्धांत से समझ सकते हैं? सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, व्यक्तिगत विधा, समान प्रतिमान, संचयी प्रक्रिया। तो सामान्य से विशिष्ट दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वीं सदी बालकों की सदी है, ये कथन किसका है? क्रो का, हल्लो का, गेसेल का, पियाजे का। तो दोस्तों ये आपकी क्रो का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। बच्चे के शारीरिक विकास शैशवकाल से संबंधित असत्य है। बच्चे के शारीरिक विकास शैशवकाल से संबंधित असत्य है। बालकों की लंबाई, वजन की मात्रा बालिकाओं से अधिक होती है। बिल्कुल सत्य बात है ये तो। शिशु का वजन जन्म के समय लगभग 3 kg होता है। बिल्कुल। शिशुअवस्था में दांत निर्मित नहीं होते दोस्त। तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 57 का। मस्तिष्क का 90% शारीरिक विकास शिशुअवस्था में होता है। बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन। नेक्स्ट, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, कथन किसका है? हॉल का, स्किनर का, क्रो का, स्टेन का। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 59,
59 है दोस्त आपके बुनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान कीजिए। चलो पहचान करनी है हमें। निम्नलिखित में से किन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। इन चरणों के सही क्रम का चयन करना हमें। प्रतीकात्मक, अनुप्रतीकात्मक, एनेक्टिव, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्रियाओं से प्रकट करना। तो 59 की बात करें, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक या एनेक्टिव, एनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। तो 59 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, कहते हैं किसमें। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती है किस, कहते हैं किसका, गैसेल का, हल्लो का, मेरेडिथ का, डगलस एवं वॉलियंट का। तो 60 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका हल्लो का। 61 की बात करते हैं दोस्त, निम्नलिखित संवेगों का सही क्रम है। संवेगों का सही क्रम क्या है। उत्तेजना, आनंद, क्रोध, ईर्ष्या। ब्रिजेज का आपने मॉडल देखा होगा, ब्रिजेज का, ठीक है, उसके अनुसार बताना आपको। आनंद, क्रोध, उत्तेजना करना। क्रोध, आनंद, देखो सबसे पहले तो आनंद ही आता है दोस्त। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, आनंद आएगा या उत्तेजना आएगा। तो उत्तेजना आएगा दोस्त सबसे पहले, फिर दोस्तों उत्तेजना के बाद आनंद आता है, आनंद के बाद क्रोध, फिर लास्ट में ईर्ष्या। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अवनी लेखरा ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। अवनी लेखरा ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों आपके 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा के अंदर जीता था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से राजस्थान के उस खिलाड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में पैरा शूटिंग खेल में कांस्य पदक जीता तथा वर्ष 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुए थे। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़, जगसीर सिंह, संदीप सिंह और मोना अग्रवाल। तो 2024 में मोना अग्रवाल को मिला था दोस्तों एक तो, ठीक है। राइट आंसर क्या जगह आपका ऑप्शन नंबर 4। और 2025 में 3 खिलाड़ियों के नाम जा चुके हैं दोस्त, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना। चलो मिलान करते हैं दोस्त, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करते हैं अभी लोग। खिलाड़ी दे रखे हैं और खेल दे। अनंतजीत सिंह नरूका की बात करें किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो ये संबंधित है दोस्तों आपके निशानेबाज से। तो पहला पहले के अंदर, 3 के अंदर है तो तीसरा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। रजत चौहान की बात करें दोस्तों, रजत चौहान की बात करें तो वो किससे संबंधित है, तीरंदाजी से। 4 में आएगा तो देखो 4 ईस्वी के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। भावना जाट एथलेटिक्स है, रवि बिश्नोई क्रिकेट से। इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 65 की। राजस्थान के खिलाड़ी रितिका सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो कथनों पर विचार करते हैं। यह मालपुरा टोंक की है दोस्त, मालपुरा टोंक की निवासी है, सही है क्या, बिल्कुल सत्य बात है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में अभी बर्फबारी हो रही है, गुलमर्ग में आयोजित राष्ट्रीय विंटर आइस स्टॉक चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते, बिल्कुल सत्य है। ये भारत के पहले ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है, बिल्कुल राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। रितिका सिंह, तीनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है हमें। असत्य कथन कौन सा है बताओ भाई। खेलो इंडिया विंटर गेम है क्या, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर रहे हैं, उसमें असंगत की पहचान करनी है। राजस्थान के खिलाड़ी अर्शिता जाखड़ ने साइकिलिंग में 3 स्वर्ण पदक जीते, बिल्कुल सत्य बात है क्या, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। इसमें राजस्थान ने 24 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा, बिल्कुल नहीं रहा दोस्तों, राजस्थान प्रथम स्थान पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य खत्म हो जाएगा। राजस्थान के एथलेटिक हंसराज दयाल ने डिस्कस थ्रो में 63.18 मीटर फेंककर रिकॉर्ड बनाया, वह स्वर्ण पदक जीता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सत्य बात है। राजस्थान की तलवारबाज प्रकृति शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल जीता। ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य कथन हो जाएगा। दक्षिणी कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 में 5 पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल को दोस्तों 2025 में अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। किस खेल से संबंधित है, भरतपुर के वैसे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ से है, भरतपुर से। निम्नलिखित में से राजस्थान किस कोच ने मुक्केबाजी में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता। वीरेंद्र पूनिया, श्याम सुंदर राव, महासिंह राव, अनूप कुमार। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनूप कुमार ने, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। RT अधिनियम 2009 की धारा 18 के तहत देश प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय को स्थापित नहीं किया जा सकता। मान्यता, सहमति, अधिकृत, नियम और शर्त। तो 69 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका मान्यता, बिना मान्यता के स्कूल नहीं चला सकते। इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
RT अधिनियम 2009 की धारा 27, धारा 27 क्या आपकी शिक्षकों की नियुक्ति प्रतिषेध है अनुसार निम्नलिखित में से किन गैर शैक्षणिक प्रयोजन कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है? जनगणना में की जा सकती है, आपदा राहत कार्य में की जा सकती है दोस्त, आपदा राहत कार्य में भी की जा सकती है, विधानसभा संसदीय चुनाव में ड्यूटी लगती है, पंचायती राज स्थानीय चुनाव में भी ड्यूटी लगती है। चारों सत्य है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। RT अधिनियम 2009 में मान और मानकों यानी मान और मानक कौन सी में आपकी धारा 19 के अंदर अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए जहां 150 से अधिक बालक होंगे वहां पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक होगा 150, 200, 120 या 100 तो 150। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपकी क्वेश्चन कौन सा आपका 71। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 100। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष के न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने हैं? 800 घंटे हैं, 1000 घंटे, 750 या 800। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 का 1000 घंटे दोस्त। 800 घंटे आपकी कक्षा 1 से 8, 1 से 500। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29A के तहत राज्य की घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी कौन है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, SIERT, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर 2 SIERT यानी RSCERT उदयपुर। सम्मिलित करना है दोस्तों, प्रावधान दे रखे हैं, धाराएं दे रखी है, आराम से कर सकते हो। काफ़ी बार हम रिवीजन कर चुके हैं, GST के माध्यम से भी रिवीजन कर चुके हैं। छात्र शिक्षक अनुपात 25 के अंदर है दोस्त। छात्र शिक्षक अनुपात किसमें आपके 25 के अंदर है, पहला पहले में हो जाएगा। पाठ्यक्रम मूल्यांकन 29 के अंदर है, दूसरा दूसरे में हो जाएगा। विद्यालय की विकास योजना 22 के अंदर है, प्रवेश के लिए आयु के सबूत 14 के अंदर है। तो 1 2 3 4 कौन से में? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। RT अधिनियम 2009 की धारा 36 के तहत निम्नलिखित में से किन धाराओं में दंडनीय प्रावधानों की कार्रवाई सक्षम अधिकारी के बिना पूर्व अनुमति के नहीं दी जा सकती? धारा 5, धारा 13, धारा 19। धारा 19 में मान मानक है, धारा 13 में कैपिटेशन शुल्क है और धारा 5 में स्थानांतरण है। ठीक है, तो धारा 13 की बात करें कैपिटेशन शुल्क, धारा 18 में क्या है दोस्तों आपकी मान्यता और धारा 19 में मान मानक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। RT अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार के को राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति है? धारा 35, धारा 20, धारा 39, धारा 38। चिंतन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 35 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन के अनुशंसा का कार्य किसका है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राज्य सलाहकार परिषद। धारा 33, धारा 34 राष्ट्रीय अथवा राज्य सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल संरक्षण आयोग। तो 97 का राइट 77 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके राष्ट्रीय अथवा बाल संरक्षण आयोग का। नेक्स्ट RT अधिनियम 2009 के अनुसार यदि किसी राज्य में बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन नहीं किया गया है तो वहाँ किसके द्वारा ऐसा प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य का संचालन करे? केंद्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी। तो 78 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपकी समुचित सरकार। एक शिक्षक द्वारा विद्यालय परिसर में शिक्षण के दौरान रमन के साथ मारपीट की गई, ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सी धारा उस शिक्षक के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का उपबंध करती है? धारा 16, धारा 17, धारा 19, धारा 24। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 24 में तो निवारण शिकायतों का। धारा 17 के अंदर आपके दंडनीय अपराध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की स्वीकृति पदों की संख्या 20 है परंतु वहाँ केवल 14 शिक्षक की कार्यरत या नियुक्त है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 26 जो आपके रिक्तियों की करती है आपकी 10% से खाली नहीं रह सकते, धारा 26 कहती है उल्लंघन को रोकने के लिए वहाँ न्यूनतम कितने शिक्षक और नियुक्त किए जाने चाहिए? 2, 3, 4 या 6, यानी 10% से ज़्यादा रिक्ति नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 4 शिक्षक और नियुक्त करने चाहिए। तो ये थे दोस्तों आपके माइनर टेस्ट 2 के 80 क्वेश्चन। थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास किया गया है लास्ट में क्योंकि सारे फैक्ट क्वेश्चन थे लास्ट वाले, जैसे साइकोलॉजी क्वेश्चन आ गए आपके, ठीक है, करंट के क्वेश्चन आपके जुलाई माह के पूछे गए थे और आपके RT एक्ट जो हम बार बार रिवीजन कर चुके हैं, कम से कम 4थी बार रिवीजन करें। RT एक्ट
2009 की बात करें, पहले हमने क्लास ली, माइनर टेस्टों के साथ किया हमने, कलाम की बुकलेट एनालिसिस कर ली, साथ साथ जीएसटी के भी 2 दिन पहले ही आपकी क्लास हुई है। तो सारे के सारे आपको दोबारा रिवीजन करवा दिए गए दोस्तों। तो एक बार फिर से हो गया अपना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कल का टेस्ट होगा दोस्तों आपकी माइनर टेस्ट 3। रोज एक पेपर करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।